तो समा के इस यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। आज हम लेकर प्रस्तुत हुए हैं समाचार विश्लेषण श्रृंखला का 26 अगस्त का अंक। किस्मत भी बहादुर का ही साथ देती है। जब आप कुछ करेंगे ही नहीं, जब अपना साहस नहीं दिखाएंगे, कुछ करने की हिम्मत नहीं करेंगे, तो फिर किस्मत का रोना रोने से कोई लाभ नहीं होगा। किस्मत उन्हीं लोगों का साथ देती है जो कुछ करने के लिए आगे बढ़ते हैं, वो हिम्मत दिखाते हैं, साहस दिखाते हैं, बहादुरी दिखाते हैं। तभी किस्मत आपके साथ होती है। यानी भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो परिश्रम के बल पर अपनी रेखाएं खींचते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस YouTube चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए आपको यह श्रृंखला कैसी लग रही है। अगर कोई सुझाव हैं तो अवश्य दीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। आगे बढ़ते हैं। पेगासस का मामला बड़ा चला था कि पेगासस वायरस जो है वो इजराइल की कंपनी के द्वारा भारत सरकार ने ख़रीदा और बहुत सारे लोगों को इसकी जद में लाया। लोगों का मतलब उनके फ़ोन्स, उनके लैपटॉप्स, उनके सॉफ्टवेयर ये डाल दिया गया और उससे उनकी निजी जानकारियाँ एकत्रित की गई। ये निजता के अधिकार का उल्लंघन माना गया। जो पेगासस स्पाईवेयर है वो इजरायली कंपनी के द्वारा निर्मित है और बड़ा विवाद होने के बाद भारत सरकार ने कोई क्लियर स्टैंड उस समय नहीं लिया था। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि कुछ ऐसी जानकारियां होती हैं जो देश के राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित होती हैं। देश के हित में हम उन जानकारियों को आपको एकत्र नहीं करा सकते। तो बहुत सारा विषय चला था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप बताइए, वो एक्सपर्ट कमेटी थी, आप बताइए कि जिन फ़ोन्स में, जिन मोबाइल्स में ये स्पाईवेयर एक्टिव हुआ है, क्या वास्तव में ऐसा हुआ है। जिन्होंने आरोप लगाया है उनके फ़ोन, उनके मोबाइल्स आप लीजिए और उसको चेक करवाइए और बताइए कि ऐसा हुआ है या नहीं। तो इसके लिए 27 अक्टूबर को पिछले साल 2021 में एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी में जो अध्यक्ष थे वो थे सेवानिवृत्त न्यायाधीश RV रविंद्रन। उनकी देखरेख में साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल फॉरेंसिक नेटवर्क और हार्डवेयर के विशेषज्ञों की 3 सदस्यीय समिति बनी थी। इनके अलावा पूर्व IPS आलोक जोशी और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट संदीप ओबेरॉय ये लोग थे। और जो 3 सदस्यीय तकनीकी समिति थी उसमें डॉक्टर नवीन कुमार चौधरी, डॉक्टर प्रभाहरण P और डॉक्टर अश्विन अनिल गुमस्ते ये लोग शामिल थे। तो इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है न्यायालय को सौंप दी है, सुप्रीम कोर्ट को दे दी है। और उसमें कहा गया है किसी भी फ़ोन में कोई भी पेगासस जैसा कोई भी स्पाईवेयर नहीं मिला है। केवल कई सारे लोगों ने कहा था कि सैकड़ों लोगों का, सत्ता पक्ष के और विपक्ष के कई सारे लोगों का और अन्य हस्तियों का, कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं का, कुछ साहित्यकारों के मोबाइल्स में ये स्पाईवेयर को डाला गया है। लेकिन किसी ने भी फ़ोन जमा नहीं किया शुरुआत में। बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया तब जाकर के 29 यानी 29 मोबाइल फ़ोन जमा हुए, उनकी जांच हुई तो किसी में भी पेगासस स्पाईवेयर नहीं मिला। हाँ, मालवेयर 5 फ़ोन में मिले हैं लेकिन वो पेगासस नहीं है। अभी तक इसकी जांच कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन पेगासस नहीं है ऐसा कमेटी का मानना है। और मालवेयर तो जनरली हम कुछ
सर्च करते हैं, कुछ गलत वेबसाइट हमसे खुल जाती है, दब जाती है, तो मालवेयर वहाँ से आपके फ़ोन में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ये जो कमेटी बनी, ये जो समस्या थी, इस शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना की सुझाव इस समिति ने दिए कि किस प्रकार से आपको कंप्लेन रिजोल्यूशन मैनेजमेंट तैयार करना है, इसके बारे में सोचना चाहिए। कमेटी ने कहा कि नागरिकों के निजता के अधिकार की रक्षा, लिखते जाना है, भविष्य की कार्रवाई, जवाबदेही, निजता की सुरक्षा में सुधार के लिए कानून में संशोधन होना चाहिए। शिकायत निवारण तंत्र पर सुझाव दिए गए हैं, यानी डिस्प्यूट कंप्लेन रिजोल्यूशन सिस्टम, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैनेजमेंट, ये सब होना चाहिए। कुछ उपचारात्मक कदम यानी कुछ रेमेडीज़ बताई गई हैं। उन्होंने कहा कि एक ही निगरानी और निजता के अधिकार पर कानूनों और प्रक्रियाओं में संशोधन होना चाहिए। देश की साइबर सुरक्षा बढ़ाने और सुधारने पर भी जोर देना चाहिए। इसमें जो गैर कानूनी निगरानी की शिकायतों के लिए नागरिकों के लिए एक तंत्र की स्थापना होनी चाहिए। ये 3 जो है सुझाव भी इसमें आए हैं। ठीक है, तो पहला कि जो निगरानी निजता के अधिकार कानूनी प्रक्रिया हैं उनमें संशोधन, दूसरा साइबर सुरक्षा बढ़ाने में सुधार, और तीसरा गैर कानूनी निगरानी की शिकायतों के लिए नागरिकों के लिए एक तंत्र की स्थापना, एक सिस्टम की स्थापना होनी चाहिए, एक मैकेनिज्म होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के सामने आई। तो हम देख सकते हैं कि देश में किस प्रकार से एक अनावश्यक बहस का मुद्दा बन जाता है। कभी कभी अनावश्यक चीज़ों को लेकर बहस जब डाइवर्ट करनी होती है, अचानक कोई विषय आ रहा होता है, तो एक बहुत बड़ा नेक्सस काम करता है और देश की सरकार के खिलाफ काम होना शुरू हो जाता है। तो इस समय की जब खबरें उस समय निकली थी, और उस समय तो लग रहा था कि सरकार ने पता नहीं कितने लोगों की जो है निजी जानकारियाँ एकत्र कर ली हैं। वहीं जो वकील कपिल सिब्बल जो शिकायतकर्ताओं की ओर से लड़ रहे थे, उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक न किया जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। उन्होंने कहा सार्वजनिक न किया जाए, साथ ही साथ उसमें कुछ ऐसी जानकारियां हैं, क्योंकि बहुत बड़ी रिपोर्ट है, 3 भागों में बनाई गई है, बोले कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो जिनके फ़ोन में मिली हैं, वो उससे संबंधित कम से कम रिपोर्ट सार्वजनिक न हो। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि हाँ, ऐसी जानकारियों को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा जो उनके निजता के अधिकार का उल्लंघन करती हों। ठीक है, निजता का अधिकार आपके आर्टिकल 21 में ही आता है, यानी जीवन जीने की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो ये सब मामला पेपर 2, पेपर 4 और तकनीकी रूप से ये पेपर 3 में भी, जीएस पेपर 3 में भी आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अयोग्य ठहराए जा सकते हैं सोरेन, निर्वाचन आयोग ने भेजा राज्यपाल को मंतव्य। हमको पता है लगातार इस विषय पर चर्चा हो रही है, पेपर में आ रहा है। हमने कहा जब फाइनल वर्डिक्ट आएगा, रिपोर्ट आएगी उसकी, तो उसके बाद ही हम आपको बताएंगे। रोज़ इस पेपर में लगभग आ रहा है। जो आपके हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनके बारे में निर्वाचन आयोग ने उनको रिपोर्ट उनके बारे में जो है राज्यपाल को दे दी है, और राज्यपाल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए उनकी सदस्यता को रद्द कर सकते हैं। तो ये मामला क्या था? मामला ये था कि जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं वो अपने ही लिए खनन आवंटन कर चुके हैं। ये लाभ के पद में आता है, और लाभ के पद में आने के कारण से जो लाभ का पद धारण करेगा उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। ये हमको पता है। लाभ का पद क्या है? हमारे संविधान के अनुच्छेद 102 के क्लॉज 1A में कहा गया है, कोई भी सांसद या विधायक अपने कार्यकाल के दौरान ऐसा कोई भी पद धारण नहीं करेगा
जहाँ से उसे वेतन भत्ता या दूसरी सुविधाएं मिलती हों। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की से जुड़ा एक कानून की धारा जो है, अधिनियम की जो धारा 9A है, उसके तहत भी सांसद, विधायक और कोई अन्य पद नहीं ले सकते। लाभ के पद के दायरे में किसी पद पर नियुक्ति के साथ ही किसी तरह का सरकारी लाभ यानी कोई लाइसेंस, कोई पट्टा नहीं लिया जा सकता, नहीं ले सकते हैं। तो ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को से जवाब मांगा है। और जिस प्रकार से इसकी जांच चल रही थी, झारखंड के पूर्व खनन सचिव जो थे पूजा सिंघल, उनके खिलाफ जांच ईडी कर रही है। अभी इनके केस में ईडी अभी आई नहीं है, आगे ईडी की आने की संभावना है। तो ये सब मामला जो भ्रष्टाचार से रिलेटेड और लाभ के पद का मामला है, तो बहुत अभी ये संवैधानिक संकट वहाँ पे कि मुख्यमंत्री कौन रहेगा, सदस्यता जाने के बाद केवल सदस्यता ही जाएगी या चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगेगा, ये सब बातें वहाँ पर हो रही हैं। इस विषय को और हम अभी देखते रहेंगे। कल हम इस पर और डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि राज्यपाल ने विधि विशेषज्ञों से परामर्श लिया है कि क्या करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमको पता है कि किस प्रकार से अगर कोई सदस्य नहीं होता है फिर भी वो मंत्री या मुख्यमंत्री रह सकता है 6 महीने के लिए, है ना। जैसे ममता बनर्जी चुनाव हार गई थी, उसके बाद भी वो मुख्यमंत्री बनी और 6 महीने के भीतर उन्होंने चुनाव जीत करके सदन की सदस्यता ली, यानी विधानसभा की सदस्यता ली। तो इस प्रकार से ये भी कर सकते हैं, या फिर कार्रवाई इतनी हो सकती है कि उनको चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में कोई दूसरा मुख्यमंत्री वहाँ पर बनेगा। तो ये संवैधानिक कुछ प्रावधानों को हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं। मोदी ने युवाओं में भरा जोश, बोले पूरी दुनिया को आपसे उम्मीद। स्मार्ट इंडिया हैकथॉन ग्रैंड फिनाले में प्रधानमंत्री ने छात्रों से किया संवाद। ये स्मार्ट इंडिया हैकथॉन क्या है? बहुत सारी बातें कही उन्होंने। कहा कि देश जो है अब जय अनुसंधान की तरफ बढ़ रहा है। जैसा हमने प्रधानमंत्री के द्वारा जो 2019 की विज्ञान कांग्रेस में दिया गया नारा था, जिसको पुनः 15 अगस्त के दिन 2022 में दोहराया गया, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। तो जय अनुसंधान का जो मंत्र है उसको पूरी तरह से सिद्ध करने के लिए, उसको पूरी तरह से स्थापित करने के लिए इस प्रकार के प्रोग्राम हो रहे हैं। नई संभावनाएं पैदा हो रही हैं युवाओं में। छात्रों के द्वारा इनोवेशन यानी नवाचार लगातार बढ़ रहा है। और जबकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि ये केवल प्रतिस्पर्धा नहीं है, बल्कि ये छात्रों को करीब भी लाती है। क्योंकि हैकथॉन का मतलब होता है कुछ लोगों का समूह जो एक साथ किसी समस्या के समाधान के लिए काम करते हैं। तो इस प्रकार से कई सारी टीम बनती है, जो टीम वर्क भी इसमें आता है। समस्याओं का समाधान आता है, समस्याओं का समाधान नए नए तरीके से आता है। और इस प्रकार से इनोवेशनल कल्चर जो है, नवाचार संस्कृति को बढ़ावा मिलता है और नए नए तरीके जो है हमको सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक समस्याओं के समाधान में मिलते हैं। तो ये हैकथॉन के बारे में जानते हैं, स्मार्ट इंडिया हैकथॉन। इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी। और स्मार्ट इंडिया हैकथॉन किसके लिए? छात्रों को समाज, संगठन और सरकार की बड़ी बड़ी और गंभीर समस्याओं को हल करने का एक मंच देता है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, AICTE, ये दोनों संयुक्त रूप से इस अभियान को चलाते हैं। ये राष्ट्रीय अभियान है। देश भर के शिक्षा संस्थान इसमें भाग लेते हैं, उनके छात्र भाग लेते हैं। इसमें उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है जो छात्रों को, युवाओं को इनोवेशन यानी नवाचार, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट यानी समस्या समाधान की मानसिकता तैयार करना, वहीं आउट ऑफ द बॉक्स यानी जो धर्रे से चीज़ें चली आ रही हैं, जो ट्रेडिशनली चली आ रही हैं, उसके बाहर निकल के सोचने की प्रवृत्ति को विकसित करना, सोचने की संस्कृति को विकसित करना, उसको डेवलप करना। वहीं छात्रों द्वारा समस्याओं का समाधान तलाशना और लीक से हटकर सोच
विकसित करना कि वो जो चला आ रहा है पहले से ही उसी तरीके से हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ अलग तरीके भी हो सकते हैं। तो इसीलिए स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2022 अभी उसका ग्रैंड फाइनल शुरू हुआ है, 29 अगस्त तक चलेगा, 25 अगस्त से 29 अगस्त। इसमें 2900 से ज़्यादा स्कूलों, 2200 हायर स्टडीज़ संस्थानों, हायर स्टडीज मतलब कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के छात्रों ने 53 केंद्रीय मंत्रालयों यानी 53 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ के 476 समस्याएं दी गई, 476 समस्याएं दी गई, उनसे निपटेंगे। और इसमें समस्याएं किस प्रकार की हैं? समस्याएं जैसे मंदिरों के शिलालेखों का ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन करना, देवनागरी लिपियों में अनुवाद, अन्य भाषाओं का, शीत आपूर्ति श्रृंखला यानी कोल्ड स्टोरेज में आईओटी के साथ साथ जो जोखिम निर्णय सक्षम जोखिम निगरानी प्रणाली है, यानी विजिलेंस सिस्टम है, जो रिस्क को ढूंढता है, उस ऐसी समस्याओं के संबंध में युवाओं को, छात्रों को समाधान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। और इस बार पहली बार स्मार्ट इंडिया हैकथॉन जूनियर यानी स्कूल में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चों को भी इनोवेशन के माहौल तैयार करना उसमें, और स्कूल लेवल पर समस्याओं के समाधान का दृष्टिकोण विकसित करना एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पेश किया जा रहा है। तो ये आप सोच सकते हैं कि अगर लक्ष्य रखा है 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, तो भारत विकसित राष्ट्र बनेगा क्यों? क्योंकि इस प्रकार के कार्यक्रम जो आने वाली पीढ़ी है, जो अभी देश के भविष्य हैं, जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ऐसे छात्रों में अगर इस प्रकार का इनोवेशन आ गया, इस प्रकार का भाव आ गया कि इनकी समस्या का समाधान हम कर सकते हैं और हम कर रहे हैं, और इसको सरकार द्वारा रिकॉग्निशन मिल रहा है, सरकार द्वारा उसकी पहचान मिल रही है, तो क्यों नहीं देश विकसित होगा? क्योंकि लोगों के करने से ही देश विकसित होगा। केवल कागज़ पर लिख करके देश विकसित नहीं होगा, केवल सरकार के कहने से देश विकसित नहीं होगा। देश विकसित करने के लिए हर एक नागरिक के योगदान की आवश्यकता होगी, और आगे आने वाला जो 25 वर्ष हैं वो इसी प्रकार के योगदान से आगे बढ़ने वाले हैं। तो दुनिया देखेगी किस प्रकार से भारत 2022 से और 2047 में कितनी लंबी छलांग लगाता है। क्लियर है? तो स्मार्ट इंडिया हैकथॉन ऐसे कार्यक्रम भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है, मजबूत पिलर है, और ऐसे कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। आगे बढ़ते हैं। आटे के निर्यात पर लगी रोक, GS3 का चैप्टर है। अब कुछ लोग इसमें कह रहे हैं कि आटे के निर्यात पर रोक लगी। दुनिया कह रही थी कि भारत तो दुनिया को खिला सकता है, इतना हमारे पास गेहूँ है, इतना हमारे पास अनाज है, अब रोक क्यों लगा रहे हैं? तो समझिए बात को कि मई में हमने गेहूँ के निर्यात पर रोक लगाई थी, क्योंकि 24 फरवरी 2022 जब से रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, उसके बाद से दुनिया में लगातार खाद्यान्नों की कमी हो रही है। इससे भारत से निर्यात बहुत बढ़ने लग गया, तो भारत के घरेलू बाज़ार में गेहूं की कमी होने लगी। तो मई में हमने सबसे पहले गेहूं के निर्यात पर रोक लगाई। लेकिन कुछ नीतियां ऐसी थीं कि जिनके कारण से हम आटे के निर्यात पर रोक नहीं लगा सकते थे। इसीलिए गेहूं का आटा बना करके जो एक्सपोर्टर हैं वो एक्सपोर्ट कर रहे थे, और 200 अप्रैल से जून के बीच में 200% जो है वो इसकी बढ़ोतरी हुई। किसकी? आटे के निर्यात की। आप सोचिए, तो अब घरेलू मार्केट में आटे की कम होने लग गया और डिमांड ज़्यादा हुई। इससे मार्केट में आटे के प्राइस जो है उसकी कीमत बढ़ी। इन कीमतों को सरकार का कहना है कि किसी भी कीमत पर घरेलू बाज़ार में हम महंगाई को ज़्यादा बढ़ने नहीं देंगे। तो महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए इस प्रकार के कदम उठाए जाते हैं, और ये खाद्य सुरक्षा से जुड़ा मामला है, और खाद्य सुरक्षा के जो मामले के कारण से ऐसे कदम उठाए गए, नीति में बदलाव किया गया और आटे के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया। वहीं भारत के पास पर्याप्त मुद्रा भंडार है जो किसी भी दबाव को बर्दाश्त करने में सक्षम है। ये बात कही है S&P जो रेटिंग एजेंसी है,
उसके जो सॉवरेन एंड इंटरनेशनल पब्लिक फाइनेंस रेटिंग के निदेशक हैं एंड्रयू वुड ने एक वेब गोष्ठी हुई इंडिया क्रेडिट स्पॉटलाइट 2022, उसमें उन्होंने कहा कि जो भारत का बाहरी बही खाता है वो मजबूत है, यानी हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार पर्याप्त है और विदेशी कर्ज जो है वो कम है, सीमित है। इसीलिए कर्ज को चुकाने जैसे जो समस्या है वो नहीं आने वाली है। भारत ने अपनी नीतियों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा जो विदेशी व्यापार है और अन्य घरेलू आर्थिक स्थितियों को मजबूत करके बफर का निर्माण किया है। उसके कारण से इस पर कोई संकट आने वाला भारत पर नहीं है और भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट यानी विकास दर हासिल करने वाला है। यानी इस वर्ष 7.3% की वृद्धि की उम्मीद की जा रही है। और भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है जो 12 अगस्त को समाप्त हुआ सप्ताह था, उसमें था 517.74 अरब डॉलर, जिसको अच्छा माना जाएगा। ठीक है। वहीं भारत की जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसकी सदस्य हैं, एक दो दिन पहले भी इनका लेख आया था, आशिमा गोयल। तो उन्होंने कहा है कि भारत ने अपने सिस्टमेटिक इकोनॉमिक रिफॉर्म के कारण से व्यापक आर्थिक स्थिरता को बढ़ाया है, यानी हमारी स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बढ़ी है, जिससे हम जो भी बाहरी दुनिया है, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, उसमें होने वाली समस्याओं के जो झटके आ रहे हैं लगातार, उसको झेलने की क्षमता हमारी बढ़ी है। हमारा सप्लाई सिस्टम जो है लगातार सुधरा है, इससे व्यापक आर्थिक नीति में वृद्धि हुई है, उसमें योगदान दिया है। इससे पहले हम 2014 से पहले गंभीर व्यापक आर्थिक अस्थिरता का सामना कर रहे थे। उस पर जब बाहरी संकट आता था तो हमें अलग से चिंता करनी पड़ती थी कि अब क्या होगा, अब कैसे हम करेंगे। लेकिन अब हमने अपनी आर्थिक व्यवस्था को उसमें संस्थागत, उसमें व्यवस्थागत सुधार किए हैं। तो हमको विश्वास होना चाहिए कि सरकारें अच्छा कर रही हैं और देश सही हाथों में है। आगे चलते हैं। खाद्य तेलों के पैकेट पर शुद्ध वजन लिखें कंपनियां क्या करती हैं कि टेम्परेचर के हिसाब से उसमें वजन लिखती हैं। वजन यानी उसका माप लीटर में है, वो 1 लीटर वो कई बार वेरी करता है, कितने टेम्परेचर पर कितने किलोग्राम का होगा, कितने ग्राम का होगा। तो जैसे 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर कोई तरल है, खाद्य तेल है, तो उसका वजन होगा 919 ग्राम, यानी 919.1 ग्राम। वही 30 डिग्री सेंटीग्रेड अगर उसका तापमान है तो उसका वजन होगा 913 ग्राम, और 40 डिग्री पर 906.2 ग्राम, 50 डिग्री पर 899.4 ग्राम और 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर 892.6 ग्राम। तो कंपनियां क्या करती हैं कि जब तेल को बोतल में डालती हैं तो वहाँ पर 1 लीटर लिखती हैं और 1 लीटर के नीचे टेम्परेचर के साथ वजन को लिखती हैं, और टेम्परेचर लिखती हैं कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो ग्राम कितना होगा, 892.6 ग्राम। तो केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने स्पष्ट कहा है कि आपको 15 जनवरी 2023 तक का समय है, आप अपनी इस हरकत से बाज आ जाइए, इसको सुधार लीजिए। अब आपको लीटर के साथ में वजन भी लिखना होगा, टेम्परेचर लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उसका वॉल्यूम बढ़ सकता है, वो कम ज़्यादा हो सकता है टेम्परेचर से, लेकिन वजन में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। तो आपको वजन लिखना चाहिए। और कुछ कंपनियां तो 60 डिग्री सेल्सियस पर भरती ही नहीं है, उसकी आवश्यकता ही नहीं है 60, वो 20 डिग्री 21 डिग्री के आसपास ही 30 डिग्री के आसपास रहता है, वो भी 60 डिग्री सेल्सियस लिख देती हैं, ताकि उनको जो 919 ग्राम तेल रखना पड़ता है उसमें वो 892 ग्राम ही रखना पड़ता है। ठीक है ना। तो ये यानी लगभग 30 ग्राम का जो है 28 ग्राम के लगभग, 27-28 ग्राम के लगभग जो है वो पर लीटर पर बचत कंपनियां करती हैं। तो इसकी शिकायत लगातार आ रही थी, तो इसके लिए निर्देश जारी किए हैं
और ये उपभोक्ता संरक्षण के रूप में एक अच्छी पहल है, क्योंकि कोई भी वनस्पति घी जो होता है वो 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसकी पैकिंग नहीं होती है। पैकिंग कम टेम्परेचर पर होती है और वहाँ पर लिख दिया जाता है। तो अब कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं, तो कंपनियाँ अपने या तो रैपर बदलें या फिर जो पुराना माल है उसका खपत कर लें। 15 जनवरी 2023 तक है, उसके बाद सुनवाई नहीं होगी, आप पर कार्रवाई होगी। आगे बढ़ते हैं। भारत ने यूएनएससी में पहली बार यूक्रेन मामले में रूस के खिलाफ किया मतदान। तो इसमें भी अभी तक रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है उसको लेकर के जितने भी रूस के खिलाफ प्रस्ताव आए हैं उसमें भारत ने वोट नहीं किया है। भारत तटस्थ रहा है, लेकिन पहली बार भारत ने यूक्रेन के पक्ष में वोट किया है। और यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 देशों में से 13 देशों ने इस प्रस्ताव, यानी ये प्रस्ताव क्या था और इस प्रस्ताव पर क्यों भारत ने वोट यूक्रेन के पक्ष में किया, इसको जानना जरूरी है। ये प्रस्ताव था क्योंकि 31वां स्वतंत्रता दिवस यूक्रेन का था और उसमें 6 महीने पूरे हो गए हैं किसके, यूक्रेन और रूस के युद्ध के। तो इस युद्ध की समीक्षा के लिए बैठक हो रही थी यूएनएससी में, और बैठक में यूक्रेन के राष्ट्रपति को उपस्थित होना था। तो उन यूक्रेन के राष्ट्रपति को ऑनलाइन उपस्थित होने के लिए आमंत्रण दिया गया। यानी सबको अपनी बात रखने का अधिकार है और लोकतांत्रिक संस्था है संयुक्त राष्ट्र संघ, तो इसमें सबके अधिकारों की रक्षा का दायित्व भी दिया है। तो उनको ऑनलाइन आमंत्रण दिया गया। इसका विरोध रूस ने किया और रूस ने इसके जेलेंस्की को बोले कि जो यूक्रेन राष्ट्रपति हैं वो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ उपस्थित हों, ऑनलाइन उनको उपस्थिति मान्य नहीं होगी, इसका प्रस्ताव लाए। तो ये प्रस्ताव तो जायज़ ठहराया ही नहीं जा सकता, तो किसी को बात रखने का मौका तो मिले। तो भारत ने इस प्रस्ताव को जो राष्ट्रपति के ऑनलाइन उपस्थित होने के पक्ष में वोट दिया और भारत के साथ साथ 13 देशों ने, 15 में से 13 ने साथ इसके जेलेंस्की के ऑनलाइन उद्बोधन के लिए ऑनलाइन आमंत्रण के पक्ष में वोट दिया और केवल रूस ने विपक्ष में वोट दिया। साथ ही साथ चीन ने इससे दूरी बना ली, चीन ने कोई वोट नहीं किया है। तो हम समझ सकते हैं भारत की स्वतंत्र विदेश नीति किस प्रकार से काम कर रही है। मुझे लगता है कि आपको ये मैटर समझ में आ गया होगा। भारत ने जोर दिया कि बातचीत से मामले को हल करना ज़रूरी है, अब युद्ध विराम हो जाए। पूरे दुनिया जो है इस युद्ध के कारण से आर्थिक संकट से जूझ रही है और ये जो समाधान है वो मध्यस्थता के माध्यम से, संवाद के माध्यम से, कूटनीतिक जरिए से मिल सकते हैं, इसकी अपील भारत ने की है। वहीं यूक्रेन ने कहा है, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति जेलेंस्की, उन्होंने कहा कि यूक्रेन के जरिए दुनिया का भविष्य तय होगा और हमारी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की जिम्मेदारी है कि यूक्रेन की सुरक्षा करें। वहीं भारत ने यूक्रेन को मदद के लिए 26 प्रकार की दवाएं भेज रहा है। 12वीं खेप उसकी मदद के लिए अलग अलग चीज़ें जा रही हैं, खाद्यान्न भी जा रहा है, उसके साथ साथ 26 प्रकार की दवाएं भी शामिल है, जिसको यूक्रेन ने क्या किया था, मांगा था, यूक्रेन की डिमांड थी। ठीक है, तो अब मुझे लगता है मैटर पूरा समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत और अमेरिका के प्रस्तावित युद्ध अभ्यास से बौखलाया चीन। अक्टूबर के महीने में भारत और अमेरिका के बीच में युद्ध अभ्यास होना है उत्तराखंड के औली में, जिसको लेकर के चीन कह रहा है कि ये भारत चीन के बीच में, चीन और भारत के मध्य जो समझौता हुआ है 1993 और 96 में, उसका उल्लंघन है। क्योंकि भारत अपनी सीमा विवाद को लेकर के द्विपक्षीय बातचीत को लेकर के आगे बढ़ रहा है, यानी इसमें केवल दो पक्ष ही भाग लेंगे, इसमें तीसरे पक्ष को हस्तक्षेप नहीं करने दिया जाएगा, इस प्रकार का समझौता है। और सीमा के पास, भारत चीन सीमा के पास, क्योंकि जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा, उसको
लेकर ही विवाद है और उसके पास कोई सैन्य अभ्यास नहीं होगा, ऐसा चीन कह रहा है। जबकि भारत कह रहा है कि ऐसे कोई भी समझौते का उल्लंघन हम नहीं कर रहे हैं, ये हमारा और अमेरिका के बीच का मामला है। चीन और भारत के बीच का जो मामला है वो हम चीन और भारत के बीच के मामले में अमेरिका को नहीं डालेंगे, यानी तीसरे पक्ष को नहीं डालेंगे। चीन जबकि इसको तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप मान रहा है भारत और चीन के बीच में, और इस प्रकार को लेकर के लगातार विषय चलते रहते हैं। ये जो अभ्यास है वो 18 से 31 अक्टूबर के बीच में होना है, ठीक है। और इस बार जो है, पिछले साल इसका जो अभ्यास हुआ था, पिछला अभ्यास वो अलास्का में हुआ था, और अलास्का आपको पता है कि पूरा बर्फ़ से ढका हुआ उत्तरी ध्रुव के पास का क्षेत्र है, तो वहाँ अमेरिका ने इसको होस्ट किया था। इस बार भारत होस्ट कर रहा है, तो भारत का उत्तराखंड ओली इसमें जगह है। इस बार ज़्यादा सैनिक भी भाग लेंगे और एडवांस उन्नत हथियार भी इसमें शामिल होंगे। इसीलिए चीन, अमेरिका से बढ़ती हुई भारत की जो नज़दीकियाँ हैं उससे चीन को परेशानी होती ही है। हमने देखा कि कैसे क्वाड को लेकर के चीन परेशान है, कैसे दक्षिण चीन सागर में भारत की बढ़ती उपस्थिति उसको लेकर के परेशान है। भारत किस प्रकार से आर्थिक दृष्टि से मजबूत होता जा रहा है और चीन में आर्थिक संकट की संभावनाएं बनती जा रही है, इसको लेकर के चीन परेशान है। तो चीन की परेशानियां बहुत हैं, लेकिन लगातार ये भी कहा जा रहा है कि जब तक भारत चीन साथ नहीं आएंगे तब तक 21वीं सदी एशिया की सदी नहीं बन सकती है। तो भारत चीन की अपनी समस्याएं हैं, लेकिन उसके अपने समाधान भी हैं, और साथ साथ भारत चीन का अपना द्विपक्षीय व्यापार भी है जो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए भारत बांग्लादेश ने किए करार। भारत के पास तकनीकी, भारत के पास ह्यूमन रिसोर्स पर्याप्त मात्रा में है, और भारत अपने पड़ोसी देशों को इस प्रकार की सहायता देता ही रहता है। बांग्लादेश के में जो भारतीय उच्च आयोग है, वहाँ के उच्च आयोग ने ट्वीट करके बताया है कि भारत बांग्लादेश के बीच में जो खुलना और दर्शना के बीच नई ब्रॉडगेज लाइन का निर्माण होना है, वहीं पर पार्वती और कोनिया के बीच मीटर गेज लाइन को डबल करना है। अभी सिंगल लाइन है, वहाँ पर डबल करना है, और इसके लिए भारत ने बांग्लादेश के साथ करार किया है। और ये भारत बांग्लादेश के जो सहयोग है, ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ये परियोजनाएं बांग्लादेश में रेल संपर्क को बढ़ाएंगी, और वहाँ के जो रेल मंत्री हैं मोहम्मद नूरुल इस्लाम सुजान इसके मुख्य अतिथि थे। और ये क्योंकि ये जैसे हमारा पश्चिमी घाट है जो कोंकण रेलवे बना है, इस प्रकार का वहाँ विकसित होना है, क्योंकि जो खुलना दर्शना ब्रॉडगेज है उस पर 147 पुल बनेंगे, सोचिए। और इस पर जो लागत है वो आएगी 3506 करोड़ टका यानी बांग्लादेश की मुद्रा, और जिसमें से 2689 करोड़ टका जो है वो भारत उसको एज अ लोन देगा बांग्लादेश को। और जो पार्वतीपुर से कोनिया तक का जो मीटर गेज लाइन डबल करनी है, उसमें 7 स्टेशन आते हैं और साथ ही साथ 47 पुल 47 ब्रिजेज आएंगे, ठीक है। तो ये दोनों रेल लाइन जब बन जाएगी, पार्वती कोनिया जब डबल लाइन हो जाएगी, तो इससे भारत, नेपाल और भूटान के साथ बांग्लादेश की कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी या हो जाएगी, ठीक है। ये बांग्लादेश का नक्शा है। हम जानते हैं कि भारत की सबसे ज़्यादा सीमा जो है वो किससे लगती है, बाउंड्री, वो बांग्लादेश से ही लगती है। तो हमको देखना है, आपके लिए होमवर्क है कि बांग्लादेश से कौन कौन से स्टेट की बाउंड्री टच होती है। क्लियर है। आज के इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। अमेरिका में पहली बार आज ही के दिन टेप रिकॉर्डर का इस्तेमाल हुआ, यानी आज 26 अगस्त 1938 में अमेरिका में मिलर ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के जेम्स आर्थर मिलर ने ये रिकॉर्डिंग की थी। 15 मिनट का कार्यक्रम रिकॉर्ड किया गया था। और आज हम देखते हैं कि आज हम बैठ कर के लैपटॉप पर, मोबाइल पर, कंप्यूटर पर
टैब पर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, लगातार रिकॉर्डिंग की जा रही है। क्राकाटोवा ज्वालामुखी में सबसे शक्तिशाली विस्फोट हुआ था आज ही, यानी 1883 में, आज ही के दिन 26 अगस्त के दिन डच इंडीज, यानी अब जिसको हम इंडोनेशिया कहते हैं, क्योंकि डच लोगों का, हमको पता है कि भारतीय इतिहास में जब डच और ब्रिटिशर्स के बीच में विवाद हुआ तो डचेस को साउथ ईस्ट एशिया यानी इंडोनेशिया वाला पार्ट दिया गया, आप वहाँ से व्यापार कीजिए। तो डच इंडीज जो उसको बोलते थे उस समय, इंडोनेशिया को, ज्वालामुखी द्वीप क्राकाटोआ में दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली विस्फोट हुआ था। ये आप इसकी कल्पना इससे कीजिए कि इससे उस, यानी इंडोनेशियाई द्वीप का जो क्राकाटोआ द्वीप है उसका 2/3 हिस्सा नष्ट हो गया था। ये विस्फोट जो है हिरोशिमा नागासाकी में जो परमाणु बम हुआ उससे 10,000 गुना ज़्यादा विध्वंसक, यानी उतना ज़्यादा शक्तिशाली था, 10,000 गुना। और आज ही के दिन 26 अगस्त 1910 को नॉर्थ मैसेडोनिया में मदर टेरेसा का जन्म हुआ। वो 12 साल की उम्र में नन बन गई थी। 12 साल की उम्र में धार्मिक सेवा से जुड़ने का उन्होंने निश्चय कर लिया, तो 18 साल की उम्र में उन्होंने नन बनने का निश्चय किया, यानी नन बन गई थी। 1929 में वो भारत आई थी मिशनरी के स्कूल में पढ़ाने के लिए। 1946 में वो उन्होंने पढ़ाना छोड़ करके बेसहारा लोगों के सेवा का संकल्प लिया। 1950 में कोलकाता मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की, और साथ ही साथ 1979 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला, शांति का नोबेल पुरस्कार। और 5 सितंबर 1997 को उनका निधन हो गया। और ये मदर टेरेसा की संक्षिप्त जीवनी थी, और उनके साथ में बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी जुड़ी हैं। उनको संत की उपाधि दी गई है। उनके ऊपर आरोप लगते हैं कि उन्होंने बहुत सारा कन्वर्जन यानी धर्मांतरण का काम भी किया है। ये सब उनके साथ में विवाद के विषय भी जुड़े हैं। आज ही यानी 26 अगस्त को ही 1300 में जौहर हुआ था, जो रानी पद्मिनी का जौहर जिसको हम कहते हैं, वो आज ही के दिन हुआ था। तो हमको इस प्रकार की जानकारियाँ भी होनी चाहिए। तो आज के इस सेशन में आप सब जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो श्रृंखला कैसी लग रही है, यानी हमारी समाचार विश्लेषण श्रृंखला के बारे में आपको कुछ और सुझाव देने हैं तो कृपया कमेंट कीजिए। आप मुझे दिए गए नंबरों पर मैसेज के माध्यम से भी बता सकते हैं कि आपको यह श्रृंखला कैसी लग रही है। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें अगर अभी तक नहीं किया है, लोगों को शेयर करें, साथ ही साथ हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें ताकि ये श्रृंखला लगातार चलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। वंदे मातरम। भारत माता की जय।